हेलो फ्रेंड्स, एडुमिनियस पे आप सबका भरपूर स्वागत है। हम लोग शुरू कर चुके हैं क्लास 6 से 12 की पॉलिटी, और 6 हम लोगों ने देख रखा था पूरा चैप्टर, 8 चैप्टर्स थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की पॉलिटी, और ये फर्स्ट चैप्टर है, वो है इक्वलिटी। जब भी इक्वलिटी की बात की जाएगी तो एक्चुअली इसके पीछे कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी रही है, मतलब समानता के पीछे असमानता रहती है, तभी समानता का महत्व आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बिगनिंग से। वेरी बिगनिंग से अगर बात करें तो आपको पता है कि भारतीय समाज क्या था, 4 वर्ण व्यवस्थाओं में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने वर्चस्व की लड़ाई करते थे, वही शूद्र जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने फील किया है या फिर अपने लाइफ में उसको एक्सपीरियंस किया है। तो उसी के बिहाफ पे क्या हुआ, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब उसको एक बैकग्राउंड में देख रहे थे तो फिर उन्होंने इक्वलिटी की बात कही, मतलब एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि हर एक व्यक्ति क्या है, लॉ के अगेंस्ट बराबर रहेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कांताबाई हो जो एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई चोरी करता है, सपोज़ करिए वो प्रेसिडेंट है या फिर कांताबाई हैं, तो दोनों के लिए लॉ जो होगा ना वो सेम होगा। ये इक्वलिटी हमारा कहता है, बट ये तो हमारा लॉ हुआ ना, एक्चुअली में तो पिक्चर कुछ और होती है। खैर वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ की बुक है जो हमारे इंडिया के मतलब सुप्रीम पावर है। इंडिया का सुप्रीम पावर किस में है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब संविधान में। संविधान से ही तो देश चलता है। भले मतलब कोई नेता आए वो दूसरी बात है, लेकिन आखिर चलता तो वो संविधान के हिसाब से ही है। संविधान में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब लिखे गए हैं, मतलब वो अलग अलग पार्ट्स में है, अलग अलग आर्टिकल में है, बट एक्चुअली तो वो रूल्स हैं जो हम सबको फॉलो करने होते हैं। तो हमारा सुप्रीम पावर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको पावर कौन देता है? हमारे देश की जनता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस इनइक्वालिटीज़ को बैकग्राउंड में रखा था, तो फिर क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले ये 7 थे, 6 अब हो गया। जो राइट ऑफ एसेट्स था, मतलब संपत्ति का जो अधिकार था, उसको एबॉलिश कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 से। और जो अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स बने हैं, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो अभी 6 हैं। जिसके अगर फर्स्ट में बात की जाए तो फर्स्ट ही है कि राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी सेज कि हर एक व्यक्ति समान है। अब आप इसका थोड़ा सा देखें, ये एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। 14 से 18 का मतलब हुआ, आर्टिकल 14 सेज एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने हर कोई क्या रहेगा? वो इक्वल रहेगा। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 सेज कि no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, whether they are female or male। मतलब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किस बेस पे? रिलीजन, मतलब वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। रेस मतलब ब्लैक है, वाइट्स है। कास्टिज्म के अगेंस्ट में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ के बेस करके आप नहीं कर सकते हैं। फीमेल और मेल के अगेंस्ट पे भी आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 14 से कि हर कोई जो है वो लॉ के सामने बराबर है। और आर्टिकल 15 से क्या कह रहा है? नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, मेल और फीमेल। आर्टिकल 16 सेज
कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स, मतलब नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। 16 आपको हर एक व्यक्ति को एक्सेस रहेगा सभी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, ETC हो। इवन आपको पता होगा कि जो भी पब्लिक वो होती हैं, जॉब्स होती हैं, उसमें भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस सबको मिलना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप पब्लिक रोड्स यूज़ कर सकते हो, वेल्स, बाथिंग घाट्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ऑल एक्सेस। अब बात की जाए आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, मतलब छुआछूत को, किसी का छूना ख़राब होता है, किसी का छूना कुछ होता है, ये अनटचेबिलिटी को हटाया गया। मतलब इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शूद्राज जो थे वो इससे प्रभावित हुए हैं या इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, अनटचेबिलिटी को। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया आर्टिकल नंबर 17 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई क्वेश्चन में पूछा भी गया है। वही आर्टिकल 18 क्या कहता है, इसमें नहीं दिया गया हो। आर्टिकल 18 कहा जाए तो वो उपाधियों का अंत करता है, मतलब बहुत सारे टाइटल्स होते थे आज़ादी से पहले, जैसे उपाधि मिलती थी राजा महाराजाओं की अलग अलग, तो वो टाइटल्स को अबॉलिश किया गया। किससे? आर्टिकल 18 से। तो एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 14 से 18 तक क्या किया गया है, हमारे राइट ऑफ इक्वलिटी की बात की गई है, जो डिफरेंट आर्टिकल्स हमने बताए हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 का बात था और यही बात है इक्वलिटी की। दीवार पिक्चर का ये सीन तो आपको याद ही होगा, अब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, तो यही बात है इक्वलिटी की। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये तो रूल्स फ्रेम कर देता है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रूल फ्रेम कर दिया। बट सवाल ये है कि क्या आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वलिटी है या फिर नहीं है? एक्चुअली में तो है, और इसके अबॉलिश के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रूल बना देने से नहीं होता है। एक्चुअली ये क्या है कि एक फिनोमिनन है जो लोगों के मन में इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता। मतलब एक प्रिजुडाइज अगर बन गया किसी के प्रति तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। मतलब जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है कि वीमेन या फीमेल क्या है, इन्फीरियर होती हैं मेन से किसी भी रिलेटेड में, ये एक प्रिजुडाइज है। तो ये चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं होती। अगर वीमेंस कंडीशन की भी बात करेंगे तो ऋग्वेद के टाइम तो बहुत मतलब ठीक ठाक थी महिलाओं की कंडीशन, बट धीरे धीरे वो क्या कि वो मतलब डिमिनिश होते गई। और अभी भी क्या है कि अभी मतलब आप उसको कहो कि अपवर्ड में मतलब जा रहा है विमेन का या फिर फीमेल की कंडीशंस। तो प्रिजुडाइज इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने प्लान्स वैसे भी बनाते हैं और बनाते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें मिड डे मील का। मिड डे मील में क्या हुआ कि सभी कास्ट और क्रीड के जो बच्चे थे वो एक साथ स्कूल में भोजन करने लगे, जिससे क्या हुआ कि कास्ट क्रीड की समस्या का कुछ हद तक निवारण हुआ। दूसरा कि ये जो भोजन पकते थे उसके लिए दलित विमेंस भी उसमें हेल्प करती थी या दलित विमेन ही इसको बनाती थी। तो इसकी वजह से भी आपको क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन का कुछ कमी आई। अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ इंडिया में है या फिर अदर कंट्रीज़ में भी है। एक्चुअली ये सारे कंट्रीज़ में रहा है। अपनी इंडिया की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा बड़े सफ़रर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, एक तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे और इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। और USA में क्या था कि अफ्रीकन अमेरिकन्स होते थे जो बंधुआ मज़दूर आप कह सकते हैं। जब अफ्रीका से मज़दूर USA लेके गए और फिर वहाँ पे शुरू से ही मतलब एक प्रिजुडाइज रहा, किसमें, ब्लैक एंड वाइट में। मतलब ब्लैक्स आर इन्फीरियर एंड वाइट्स आर सुपीरियर। वाइट बर्डन थ्योरी आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो इसके बारे में और डिटेल भी जानेंगे।
तो हर जगह ये क्या था कि हर जगह ही इसके लिए एक तरह से ये क्या आंदोलन चला है। तो यूएसए में क्या था कि सिविल राइट्स मूवमेंट चला था, इसीलिए जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को थे, जो डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट में होते थे, जैसे एक बस है तो उसमें साथ में बैठना नहीं है, वहाँ बैठना है जहाँ वाइट्स अलाउ करें, या फिर कई जगह तो बैठने ही नहीं दिया जाता। तो ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। और इसी के अगेंस्ट में क्या होता है कि इक्वलिटी आता है। तो इक्वलिटी लॉ देता है, लेकिन अगर सोसाइटी में इक्वलिटी चाहिए एग्जैक्टली तो एक माइंडसेट सबका चेंज होना पड़ेगा। अगर माइंडसेट सबका चेंज होता है तो फिर बात कुछ बनेगी। रोज़ा पार्क्स है जिन्होंने किया था सिविल राइट्स को, जो मूवमेंट किया था। चैलेंज है, चैलेंज हर डेमोक्रेसी में है। तो ये था पूरा चैप्टर। आर्टिकल 15 क्या कहता है, एक्चुअली मैंने 14 से 18 तक आपको बताया है। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक को, ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए, चैप्टर नंबर 1 पढ़िए। इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।